नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे दलितों पर दांव की। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक पर कब्जे की जंग शुरू हो गई। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों की ही नजर बीएसपी के वोट बैंक माने जाने वाले दलितों पर टिकी है। यूपी में दलित वोट परसेंट 21% से भी ज्यादा है। इनमें 12% जाटव हैं, तो वहीं 9% गैर जाटव दलित शामिल हैं, जिनमें पासी, वाल्मीकि और दूसरी 50 उपजातियां शामिल हैं। ओबीसी के बाद दलित वोटर्स की आबादी सबसे ज्यादा है, जिस वजह से पॉलिटिक्स में दलित सबसे ज्यादा प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में 49 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा संख्या दलित मतदाताओं की है। राज्य की 42 जिले ऐसे हैं जहां दलित वोटर्स 20% से ज्यादा है, यानी लगभग 20.14%। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें दलित के लिए आरक्षित हैं, यानी इन सीटों पर सिर्फ दलित समुदाय से आने वाले लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे। इनमें आगरा, बुलंदशहर, हाथरस और इटावा की सीटें शामिल हैं। बात विधानसभा की करें तो यूपी विधानसभा की 403 में से 84 सीटें दलित समुदाय के लिए आरक्षित हैं। यूपी में अनुसूचित जाति बसपा प्रमुख मायावती का मुख्य वोट बैंक है। दलित समुदाय में लगभग 21% मतदाता शामिल हैं और विशेष रूप से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यूपी में किसी भी राजनीतिक दल के चुनावी भाग्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि भाजपा और उसके सहयोगियों ने दलितों के लिए आरक्षित 17 संसदीय सीटों में से 15 पर जीत हासिल की है। बीएसपी ने केवल लालगंज और नगीना जीता था, जिसने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में भाजपा मिशन 80 सीटों का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में यूपी में 64 सीटें हासिल की थी। बाद में 2 सीटों रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने सपा को पटखनी दी। इस तरह बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में अभी 66 लोकसभा सीट है। लेकिन बीजेपी अगली बार इसे 80 तक पहुंचाना चाहती है, इसलिए दलित कनेक्ट अभियान को इस कड़ी से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाहिर है यूपी की सियासत में दलितों की अच्छी खासी ताकत है। ऐसे में दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी खास रणनीति के तहत काम कर रही है। यूपी में दलित कनेक्ट के अभियान को दलित समुदाय में प्रभावी पैठ बनाने के लिए भाजपा की जोरदार कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा। यूपी बीजेपी के मुताबिक अभी तक 75 जिलों में 300 से 400 गांवों में शिविर आयोजित करके 15,000 गांवों के लक्ष्य पहुंचने में पार्टी कामयाब हो गई। हालांकि जो लक्ष्य दिया गया था उसमें अभी इसकी संख्या ज्यादा है। उधर यूपी चुनाव में हार के बाद अखिलेश ने रणनीति में एक और बदलाव किया। सपा की कमान मिलने के बाद अखिलेश ने 5 सालों में कई प्रयोग किए और इनमें दलित और ओबीसी को साथ लाने की जो कवायद वो शुरू की गई। पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आजाद के जरिए दलित वोटरों को साधने की जुगत में है। पूर्वांचल में बसपा के नेताओं को लाकर ऐसा कर चुके हैं। 2022 में अखिलेश ने बसपा से आए इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के जरिए पूर्वांचल के कई जिलों में एक तरफा जीत दर्ज की। अखिलेश ने बसपा से आए मिठाई लाल भारती को सपा के बाबा साहेब वाहिनी की कमान सौंप दी। हाल ही में हुए खतौली और रामपुर के उपचुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन से चुनाव भी लड़ सकते हैं। उधर दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस भी नई रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस ने यूपी कांग्रेस की कमान ब्रजलाल खाबरी को बनाया। तभी बीएसपी में रहे खाबरी दलित नेता हैं, जो कि कभी बीएसपी में रहे हैं, और कांग्रेस की नजर इनके जरिए दलित वोट बैंक पर है। लेकिन लंबे समय से ये चीजें चलती आ रही है। अब एक नई रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी दलित कनेक्ट के रूप में अपना रही है, कितनी कामयाब होगी इसको भी हम समझ लेते हैं। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और प्रोफेसर पवन मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत सर स्वागत करते हैं। अश्विनी जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि एक रणनीति बनाई गई है, दलित कनेक्ट रणनीति। 75 जिले, 15,000 गांव,
चुनाव नजदीक आते हैं तब इस तरह के काम किए जाते हैं। 2024 आएगा, उससे पहले भी एक रणनीति बनाने की तैयारी की जा रही है कि शायद मंत्रिमंडल में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कुछ बदलाव हो जाए, उनमें कुछ चेहरे शायद ऐसे हो जाएं। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? रविंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा रणनीति बनाती रहती है और हमेशा हम रणनीति पर काम करते रहते हैं। दलित वोट एक अच्छा फैक्टर है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन भी हुआ इसी दलितों के नाम पर। दलितों ने भर भर कर उनको वोट दिया, लेकिन जब उनको लगने लगा कि हमारे वोटों का सौदा हो रहा है तो वो धीरे धीरे उनसे छिटकने लगे, जिसका परिणाम जो है, हम 3 चुनावों का एक आपको आंकड़ा दे रहे हैं। 2002 के चुनाव से देखते हैं तो बीएसपी 2002 में 24 सीट जीती थी, 18 सीट बीजेपी जीती थी और 35 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी। उस समय 2002 का मामला बहुजन समाज पार्टी का उसका चल रहा था। 2007 में यही बीएसपी 62 सीट पर आ जाती है। दलितों ने उनको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया, भाजपा 7 पे आ जाती है और समाजवादी पार्टी 13 सीट पर आ जाती है। लेकिन जब वोटों का सौदा देखने लगे लोग और होने लगा और दलित जाति का सौदा बहन मायावती करने लगी उत्तर प्रदेश में, तो फिर अचानक 2017 में दलितों का मोह भंग हो जाता है और जो 62 सीट उनको मिलती है वो सीट घटकर 2 हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी 70 सीट पर आ जाती है और 7 सीट पर समाजवादी पार्टी आ जाती है। ये 17 तक की बात मैं कर रहा हूं और 22 की बात बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबने दलितों को छला है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया है और हम उस नारे पर काबिज रहे हैं। हमने अंत्योदय से लेकर, हमने शौचालय से लेकर मकान और जितना जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हमने सबके लिए चलाया। दलित हो, मुस्लिम हो, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। हमारे भाई भुवन भास्कर जोशी जी बैठे हुए हैं, 2013 में इनकी सरकार होती है और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक योजना चलाते हैं, मेरी बेटी उनका कल। उसमें ये 30,000 रुपए देते हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को नहीं देते हैं। तो तुष्टीकरण की हम शौचालय देते हैं, तो चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, सवर्ण हो, अगर गरीब हो, उस लायक है, उसमें आता है तो हम सबको देते हैं। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों में और मोदी जी के ऊपर भरोसा करके दलित भाई हमारे तरफ आए और आज उनका आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद 37 सालों के बाद हमने रिकॉर्ड कायम किया और दोबारा सरकार में वापस आए। और हमको लगता है कि ये आशीर्वाद हमको अभी अनवरत मिलता रहेगा। तो अभी हमको 10-20 साल कोई हटाने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि हम सबके साथ खड़े हैं, उनके सुख और दुख दोनों में। जी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, एक बहुत मोटी लकीर यहां पर खींचने की कोशिश की है अश्विनी साहब ने कि हम अगर सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो हमने उसमें भेदभाव नहीं किया। दलितों को लेकर हो, चाहे ओबीसी को लेकर हो, चाहे सवर्णों को लेकर हो, चाहे किसी भी तबके को लेकर हो, एक हमने रणनीति तय कर रखी है, उसका हक उसके तहत हमने दिया है। लेकिन आप लोग जो राजनीति करते रहे, आपकी कोई रणनीति नहीं, विशेष तबके को आपने लाभ पहुंचा दिया, लेकिन बाकी लोग ठगे से रह गए। और इसी राजनीति के तहत वो कहना चाहते हैं कि आपका यह हाल हुआ। देखिए, हम कहना चाहते हैं, हमारे लिए अनुसूचित जाति और जनजाति केवल वोट का माध्यम नहीं है। हम लोग मानते हैं कि साइकिल के हमारे जो 2 पहिए हैं वो 2 विचारों से चलते हैं। एक पहला विचार है लोहिया का विचार और एक है अंबेडकर का विचार। और इस आजाद भारत में केवल एक मात्र नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने संगठन स्तर पर अंबेडकर वाहिनी बनाने का काम किया और उसमें तमाम तरह की जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई लोग थे, उन बहनें थी, उनको एडजस्ट करने का काम करा। एक पूरा उसका आप समाजवादी पार्टी के इतिहास में ये काम करने का काम करा तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। इसके साथ मैं तो कहना चाहता हूँ, आज जो राजनीति में वोट बैंक की जो खेती हो रही है, निश्चित तौर पर नफरत की खेती हो रही है। आज देखिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच में और धर्म जाति वर्ग के हिसाब से लोगों को बांटने का काम इन्होंने करा। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा एक्सप्रेस वे बना है उसमें हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। हमने लैपटॉप बांटने का काम करा, वो हिंदू लड़कियों को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया, सिख को भी दिया, ईसाई को दिया। ये धर्म जाति की बात समाजवादी लोग नहीं करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया है
कि उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास हम कर सकते हैं तो केवल गंगा जमुना तहजीब से कर सकते हैं, सभी लोग साथ मिलकर चले, इसी विषय पे पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। ठीक। अभिमन्यु त्यागी जी, भाजपा की रणनीति, समाजवादी पार्टी की रणनीति दोनों साफ हो गई, आप अपनी भी रणनीति बना दीजिए क्योंकि बहुत पीछे छूट गए आप। रविंद्र जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो सर्वहारा की पार्टी है, वंचित की पार्टी है। सब जानते हैं कि किस तरह से इस देश में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इस देश में अधिकार नहीं थे, वोट देने तक के अधिकार नहीं थे। गरीब जन के, धन्ना सेठ के बच्चों के साथ पढ़ाने का जो माहौल पैदा करा तो कांग्रेस पार्टी ने करा। गांव में प्राइमरी स्कूल तक पहुंचा दिए, घर में बच्चे पैदा होते थे, माताएं मर जाती थी प्रसव के दौरान, गरीब इलाज नहीं करा पाता था, अस्पताल खोलने का काम सरकारी का कांग्रेस पार्टी की देना। आज कोई अस्पताल नहीं खुल पाते हैं। नीतियां नहीं पूछ रहे हैं हम तो, दलित वोट बैंक को लेकर जो राजनीति होती है, और आरक्षण दिया राजीव गांधी, अभिमन्यु जी, मकान दिए, सबका साथ सबका विकास की बात तो अलग है, लेकिन दलित वोट बैंक को लेकर जो राजनीति और जो रणनीति बनाई जा रही है, आपकी रणनीति क्या कहती? रविंद्र जी, देखिए, इसके अलावा मुख्य धारा में लाने के लिए हम जिस तरह से 2019 का जो चुनाव अगर लेते हैं तो लगभग 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस पार्टी में भरोसा किया। उसमें 1/3 जो लोग थे वो एससी और एसटी कम्युनिटी से थे। कांग्रेस पार्टी ने संगठन में भी उनको भरपूर मौका दिया, प्रांतों में मुख्यमंत्री के तौर पर भी और मंत्रियों के तौर पर भी जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही उन्हें भरपूर मौका दिया है और लीडरशिप बनाने का काम भी किया। उसके अलावा नई नौकरियां निकालने का काम की, नौकरियां रहे, रोजगार रहे, साधन रहे। जिस तरह से हम देखते हैं लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ, उसका डाटा चाहे सरकार ना दे पाए, लेकिन वो शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है कि मजदूरों के पांव में छाले थे लेकिन ये लाठीचार्ज कर रहे थे। वो लोगों ने देखा है किस तरह से इनका क्या चेहरा है, कि किस तरह दलित समाज की बेटी का बलात्कार हुआ और रात को अंतिम संस्कार किया गया। ये हाथरस की घटना हुई, अरुण वाल्मीकि के साथ घटना हुई, सब लोगों ने देखी कि किस तरह से इनकी सरकारों में जो गरीब वर्ग है, मैं दोहराना भी चाहता हूं क्योंकि दलित समाज में गरीबी ज्यादा है तो उनको दबाने का काम किया जाता है। तो इनकी सरकार में किस तरह से इन लोगों ने जो काम किया है, शोषण जो हुआ है वो किन लोगों का हुआ है वो सब लोग जान रहे हैं। जो सबसे कमजोर तबका होगा, किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, तो उसको बड़ा दबाएगा, वो इनकी सरकार में देखने को मिला है। हम कहना चाहते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए। जो ये शाबाशी देते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, वो राइट टू फूड का कानून भी कांग्रेस बनाकर गई और उसकी वजह से ही जो मजदूर जिस दौरान प्लान कर रहे थे, दलितों के लिए क्या नीतियां रही हैं आपकी? मनरेगा कांग्रेस पार्टी लेकर, ये तो आप सबकी बात कर रहे हैं, दलितों काम का अधिकार, इनके पास ऐसी क्या योजना है मैं जानना चाहता हूँ। अभी जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी हैं जो पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने मकान बना के दिया और ये भी कांग्रेस की योजना थी, आपने अपनी तरफ से बताइए ऐसे 4 या 5 काम क्या किए हैं? मैं मानता हूँ आपकी योजना, जवाब तो सुन लीजिए मन्नू भाई, एक लाइन का जवाब दे दूं, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा आप। दलित समाज की बेटी की शादी कराने की, पढ़ाई कराने की बात है, ये सब योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। ठीक है, आप अपनी जवाब दे रहे हैं, 1 मिनट जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी। मन्नू भाई देखिए, आप ठीक है, आप सबसे ज्यादा यहाँ रहे हैं, आपने योजनाएं बनाई है, कहाँ इनकार कर रहे हैं? भुवन भाई ने कहा कि हम एक्सप्रेस वे बनाए हैं, ये उतरे नहीं है अभी उस पर से। मैं कहता हूँ अच्छा एक्सप्रेस वे हम चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, लेकिन शरद पवार जी आपके समय, यूपीए के समय कृषि मंत्री थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे पास अनाज नहीं है, हम गरीबों को नहीं बांट सकते हैं। राइट टू फूड का कहा गया था उस समय, और आज जो है ये सरकार राइट टू फूड आपने बनाया, लेकिन हम दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। तो दोनों में बड़ा फर्क है, बनाना और इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत फर्क है। आपने बनाकर सब कुछ कर दिया, आप चला नहीं पाए। भाजपा क्या खेती करने लगी है जो आप देने लगे? अरे तो किसानी भाई, शरद पवार जी ने याद करिए, मोदी जी खेती करके मना किया था, बताइए उस चीज को। राशन का अधिकार है, सबको मिल रहा था। ये अधिकार को क्यों नहीं दिया कि नहीं मिलनी चाहिए? उस अधिकार को बनाने के बाद कागज पर बनाया और अधिकार को मार दिया। नहीं, किसका अधिकार किसने मारा? सभी दलों, तो दलित सभी दलों को देखा गया है ना। अगर आरक्षण की आग आज भी फैली हुई है, लोग संतुष्ट नहीं है, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। SC ST के हक की बात करने वाली जो दल है वो SC ST के हक में बात करते नजर नहीं आते, और आज भी उनकी स्थिति अगर वो बनी है
तो भाई किसने कहा क्या किया ये भी तो हमें समझना होगा। प्रोफेसर पवन मिश्रा जी आपके पास आते हैं और समझते हैं ये दलित कनेक्ट की रणनीति, नाम चाहे जो भी दे दिया जाए। कई बार ऐसे भी नारे सुनने में आए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारों से तो काम नहीं चलता, लेकिन जो तीनों दल बात कर रहे हैं, अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं दलितों को लेकर, कितना संतुष्ट है? वास्तविक रूप से क्या लगता नहीं कि अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है दलित जहां से शुरू हुआ था, या कुछ स्थिति सुधरी उसके? दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए जो आजादी के बाद के जो शुरुआती प्रयास थे, उसमें मेरा ये मानना है कि कुछ प्रयास बड़े क्रांतिकारी किस्म के थे, जिसमें दलित जातियों को विकास के कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी गई। खासकर जो लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और जो सरप्लस लैंड आई सरकार के पास, उसमें दलित जातियों को पहले प्राथमिकता दी गई और ऐसे कानून बनाए गए कि इनसे कोई जमीन छीन न सके या लिखवा न सके वापस अपने पास। तो सुधार तो वहां से हुआ। तो इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। एक तरफ तो ये विकास के कार्यक्रमों के केंद्र में दलितों को लाया गया। हालांकि ये विकास के कार्यक्रम कितने सफल हुए थे उस पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे सीडीपी आया, कम्युनिटी डेवलपमेंट 1952, 2 अक्टूबर को सीडीपी प्रोग्राम लाया, ठीक है, जो पूरे ओवरऑल गांव के रिकंस्ट्रक्शन के लिए था। इसमें भी दलितों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये प्रोग्राम 3 साल में ही फेल हो गए। तो वो एक अलग इशू है कि दलितों के लिए जो कार्यक्रम दिए गए और जो लाए गए उसमें कितना उन तक पहुंचा। पैसे की बात करें तो स्वयं राजीव गांधी ने स्वीकार किया था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही जनता तक पहुंचता है। तो वो तो एक गैप बना रहा बहुत दिनों तक। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की एक खासियत रही कि जो सोशल इंजीनियरिंग शब्द बाद में चर्चा में आया भारतीय राजनीति में, कांग्रेस ने शुरू से अपनी पॉलिसी का वो हिस्सा बनाया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें दलितों के लिए अलग से वेटेज देने की बात, हर 10 साल पे रिजर्वेशन को बढ़ाए जाने की बात कि हम ही हैं जो आपको वास्तविक संरक्षण दे सकते हैं। तो यहां से 1967 में जब पहली बार कुछ स्टेट्स में विपक्ष की सरकारें बनी जो कांग्रेस से ही हटे हुए लोग थे, थोड़ा हटके, तो उनके भी पॉलिटिक्स के केंद्र में कहीं न कहीं ये जातिगत राजनीति आती चली गई और दलित जातियों को लेकर जो राजनीति करने की प्रक्रिया थी वो और आगे तक विस्तृत होती चली गई। इवन जो दलित पैंथर का उभार हुआ महाराष्ट्र में आजादी के 15-20 सालों के आसपास में, उसने भी दलितों को, जहां से दलित शब्द चर्चित हुआ, तो दलितों को भारतीय राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा किया। अगर हम यूपी की बात करें तो कांशीराम जी का यूपी की पॉलिटिक्स में जब आगमन होता है, स्पेशली 1989 में जब वो चुनाव लड़ते हैं राजीव जी के खिलाफ, तो कांग्रेस का वो ग्लैमरस चुनाव था, पीएम चुनाव लड़ रहे थे। जगमोहन गांधी उतने लाइट में नहीं दिखते थे जितना कांशीराम जी के झंडे बसपा के और दिखते थे दलित बस्तियों में खासकर। तो कांशीराम जी ने इसको जमीन पर उतारा, जो अंबेडकर के बाद की विरासत थी, कांशीराम उसको जमीन पर ले आए। तो दलित जातियां तो केंद्र में रही हैं, एक पावरफुल वोट बैंक के रूप में ली जाती रही हैं और खासकर बसपा के उभार के बाद तो ये दबाव समूह के रूप में यूपी की स्पेशली पॉलिटिक्स में आई। इवन बिहार में भी काफी हद तक ये प्रभावी रही। अगर हम इनके विकास की बात करें तो ये समस्या समूचे भारतीय समाज की है, भारतीय समाज के लगभग हर वर्ग की है कि सिद्धांत और व्यवहार में एक अंतर दिखता रहा है। सरकारें चाहे जिसकी भी हो, सरकारी स्तर पर कोई भी पार्टी आई, उसने अपनी ओर से प्रयास किए, प्रोग्राम दिए, लेकिन जमीन पर वो प्रोग्राम उतनी खूबसूरती से कार्यान्वित नहीं हुए जितनी की उम्मीद की गई थी। अगर आपकी ये बात मानते हैं कि कार्यान्वयन नहीं हुआ उस पे, तो क्या आप ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की रणनीति अपनाई, सबका साथ सबका विकास की जो उसने बात की है, वो उसमें कामयाब हुई है और दलित का जो वर्ग है वो उनकी तरफ आकर्षित हुआ है कि कम से कम ये पार्टी तो है, भले ही कैसी भी हो, लेकिन हमारा साथ देती है? भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से विकास को एक विमर्श के केंद्र में खड़ा किया है और काफी हद तक इस पर कामयाब भी हुई है। लेकिन इसके साथ ही मेरा ये मानना है कि जो गैर जाटो दलित मतों पर ध्यान केंद्रित किया बीजेपी ने, खासकर बूथ लेवल पे जाके, और इसके साथ ही एक और काम हुआ कि दलित जातियों को केवल जाति तक सीमित न रखते हुए उनको जाति की बाउंड्री के बाहर निकालकर व्यापक धर्म की परिभाषा से जोड़ा, जो बूथ लेवल पे वर्कर थे।
तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यक्रमों के साथ भी मैसेज देने में सफल रही, और जो उसका सोशल इंजीनियरिंग का एक नया कॉन्सेप्ट आया उसमें भी काफी हद तक वो सफल है। प्रोफेसर पवन मिश्रा, एक सवाल लेंगे आपसे, उसके बाद फिर हम बाकी लोगों के पास जाएंगे कि दलितों को लेकर जो बात हो रही है, मनमोहन सिंह ने भी कहा था, आई एश्योर यू दैट कैबिनेट विल टेक अ डिसीजन शॉर्टली। हम बात कर रहे हैं यहाँ जनगणना की। अगर सब शुभचिंतक हैं तो पहले तो जनगणना करा लेनी चाहिए ना, उसके बाद ये पता लग जाएगी कि कौन कितनी संख्या में है और उसके हिसाब से सारी चीजें सही कर दी जाएंगी। तो जब कोई जनगणना कराने के लिए तैयार ही नहीं है, सब इससे हाथ पीछे खींचते रहते हैं, तो कैसे माना जाए कि भाई सबके हितैषी हैं वो? देखिए, दलित जातियों का एक प्रतिशत तो ओवरऑल जनगणना में रिफ्लेक्ट होता ही है, और पिछली जनगणना के बाद 16% माना गया कि भारत में दलित जातियां हैं। जनगणना के साथ कुछ और भी पक्ष जुड़े हुए हैं। अमूमन राजनीतिक दल इसलिए कतराते हैं क्योंकि एक तरीके से इससे बहुत से गड़े मुर्दे नए सिरे से उभरने के चांसेस बन जाते हैं, जिसमें वास्तविक विकास के कार्यक्रमों पर फोकस कम होता है, राजनीतिक महत्व के मुद्दे ज्यादा उभर के चले आते हैं। इसलिए लगभग सारे दल कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मुद्दे को छूने से कतराते हैं। लेकिन इसका एक उल्टा रिजल्ट भी तो है ना प्रोफेसर साहब, कि अगर कोई जख्म आपने या कोई आपकी बीमारी है वो आपने बनी रहने दी तो वो तो आगे और बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर कोई जख्म है तो क्या जनगणना, जातिगत जनगणना उसका वास्तविक इलाज है? अभी इस पर एक व्यापक बहस होनी बाकी है। अगर हम देखें कि इनकी स्थिति में क्या बदलाव आया, जिसको मैंने पहले भी कहा, ठीक बात, तो भारतीय समाज के लगभग हर वर्ग के साथ ऐसा है कि विकास के कार्यक्रम उस स्तर तक उन तक नहीं पहुंचे जैसा कि सरकारों ने उम्मीद की थी, लगभग सारी सरकारों ने। तो आज जो मौजूदा हमारे पास डेटा है, जैसे एक डेटा आपके पास भी है कि 21% है यूपी में दलित जातियां, ओवरऑल 16% पूरे भारत में, कहीं कम है कहीं ज्यादा, पंजाब में सर्वाधिक है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस पर भी काम करें कि जो हमारी योजनाएं हैं उसको लागू करने वाली जो मशीनरी है, जो जमीन पर उनकी पहुंच है, जो उसका सोशल ऑडिट है, क्या ये हो रहा है? क्या मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने खुद मनरेगा पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा किया था, जिसमें यूपी के 3 जिले और एमपी के 3 जिले मैंने सर्वे का हिस्सा बनाया था, जिसमें दलित महिलाओं पर मनरेगा का क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर मैंने फोकस करने की कोशिश की। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दे आए, मतलब जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक कंट्रोल है कई जगहों पर वो भी दिखा, महिलाओं के गांव से बाहर निकलकर काम करने के मुद्दे पे। मैंने ये भी देखा कि दलित बहुत सी लड़कियां, उनमें ड्रॉप आउट केसेस ज्यादा हैं, प्राइमरी स्कूल से बाहर निकलते निकलते वो छोड़ देती हैं, उसके भी बहुत से कारण हैं। तो अभी ज्यादा 2 साल पहले ही मैंने प्रोजेक्ट पूरा किया था। तो ओवरऑल जमीनी सच्चाई थोड़ी अलग है। दो राय नहीं कि राजनीति के केंद्र में दलित जातियां हैं, लेकिन अभी उन तक विकास के कार्यक्रमों की पहुंच का होना शायद उतना नहीं है जितना की उम्मीद की जाती है। ठीक, अश्विनी शाही जी, अगर इतने लंबे वक्त के बाद भी स्थिति वैसी है तो एक थोड़ा सा बैक में जाना चाहेंगे और आपको याद दिलाएंगे अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो बात कही है निकाय चुनाव में, तो ट्रिपल टेस्ट करा लेते पहले, आधी अधूरी चीजों के साथ आगे क्यों बढ़ा जाता है? और अगर वास्तव में शुभचिंतक है तो सारे काम पहले से और प्लान्ड वे में क्यों नहीं होते? रविंद्र जी देखिए, 12 में भी जो चुनाव हुए, 17 में चुनाव हुआ, रैपिड सर्वे कराया गया था सबने, और वो रैपिड सर्वे का कार्यक्रम चल रहा था। रैपिड सर्वे कराया गया, आरक्षण की सूची जारी की गई और रोटेशन के हिसाब से आरक्षण था, हम लोगों ने उसको किया। अब जब माननीय न्यायालय ने एकदम यही कहा कि भाई नहीं आप ट्रिपल टेस्ट में आइए, तो हम ट्रिपल टेस्ट में जा रहे हैं। तो हमने तो हमेशा कहा था कि हम ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव में नहीं जाएंगे। पहले भी हमने जो आरक्षण की सूची निकाली थी, हमारे जो है जोशी जी को और मन्नू भाई को नहीं लगा अच्छा, तो इन लोगों ने उसका विरोध किया कि भाई हो सकता है इनके मुताबिक सीटें न रहे, लेकिन हमने ओबीसी आरक्षण को प्राथमिकता दिया। लेकिन और ये कहते रहे, समाजवादी पार्टी बार बार कहती रही कि आरक्षण विरोधी है और ये कर रहे हैं, लेकिन हम तो कहते रहे कि बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, और वही हो रहा है। अब ट्रिपल टेस्ट होने के बाद चुनाव होगा। दूसरा, आज जो अभी आपने पवन जी से पूछा अभी जनगणना वाली बात, मैं 2 बातें पीछे जाकर ही याद दिलाना चाहूंगा। 2011 में एक जनगणना हुई लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जी के जोर डालने पर यूपीए 2 में। ठीक है। 4000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया।
जातिगत सर्वे किया गया, उसमें कुछ इंडेक्स टाइप का सर्वे का नाम दिया गया, उसमें मैंने भी अपनी जाति लिखी थी उसमें, मुझे याद है इसलिए, और उसकी रिपोर्ट इन लोगों ने सार्वजनिक नहीं की। उसी के देखा देखी सिद्धारमैया जी ने बोका लिंगा समूह और लिंगायत समूह में कर्नाटक में जो है, जो कि जातीय रूप से बहुत ही मजबूत है और सामाजिक रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन उनके मजबूती को बांटने के लिए कुछ था उनका, सिद्धारमैया जी ने 162 करोड़ रुपए लगाकर वहां पर एक सर्वे कराया, जातिगत जनगणना कराई। उसकी भी रिपोर्ट आज तक नहीं लेकर आए ये लोग सामने। आज बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, और मैं कहना चाहूंगा जब 90 के दशक में कर्नाटक में और आंध्रा में आईटी का युग चल रहा था, उस समय चरवाहा विद्यालय खुल रहा था। बिहार की मैं बात कर रहा हूं, जहां आज सबकी हम लोग देश कहां पहुंच रहा, विश्व कहां पहुंच रहा, वो पूछ रहे तुम कौन जात के हो, क्योंकि मंडल कमीशन में एक ये आया था कि 50% से ऊपर शायद ओबीसी है, उनको ये लग रहा है ये 45% से 50% उनका है कुछ, तो वो लोग इस समय सिर्फ जाति की बात कर रहे हैं और ओबीसी आरक्षण के लिए, जबकि संवैधानिक अधिकार नहीं है उनका। ठीक है, हम भी कुछ याद दिला देना चाहते हैं आपको जी। 2018 में राजनाथ सिंह जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उसमें एक बैठक की अध्यक्षता की थी और उन्होंने कहा था कि भाई डेटा कलेक्ट किया जाए ओबीसी का। रिपोर्ट उसकी कहां है अभी तक नहीं पता। दूसरी चीज, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, SC/ST पर नीतिगत फैसले को लेकर बात हुई थी, जातिवार संख्या नहीं बताएंगे, ये कहा गया था। दोनों का जवाब मैं देता हूं रविंद्र जी। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि किया जाए, लेकिन वो कार्यक्रम हुआ नहीं था, ये भी आपको पता है। डेटा उसका अभी सबके सामने अगर हुआ होता तो हम लोग सामने रख देते, क्योंकि हमने हलफनामा देकर कहा है कि हम जातिगत नहीं कराएंगे। हमने स्पष्ट रूप से कहा है, हम तो कह रहे हैं नहीं कराएंगे, लेकिन अगर हम कराते तो उसकी रिपोर्ट सामने आती। नित्यानंद राय जी ने एक राजनीतिक बयान दिया था, तो वो गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने राजनीतिक बयान दिया था, उन्होंने कोई ये करने की बात नहीं, इन लोगों ने कराया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और आज जो देश में लगभग जो है ये मानकर चलिए कि ओबीसी लगभग 40-45% हम मानते हैं, दलित 21% है, 21% में जाटव वोट जो है 21% में 54% के आसपास जाटव वोट है। तो हम ये मानते हैं कि अब इस समय उन जाटों में भी फूट पड़ चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं। गैर जाटव जो है हमारे साथ थे अभी इनके बाद, मायावती जी के बाद, क्योंकि 2019 में 2014 में उनको 19% वोट मिला था। बस ये जो बात आपने कहा कि उनमें फूट पड़ गई, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, बाकी दलों से भी मैं पूछूंगा। ये फूट पड़ने वाली बात समझाने के बजाय या फूट डालने की बात करने के बजाय हम सबको एक मंच पे लाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, ऐसी जागरूकता पैदा क्यों नहीं करते हैं ताकि फूट पड़े ही ना। ऐसी भी कोई रणनीति कभी कोई दल अपनाएगा कि नहीं? नहीं, फूट का मतलब आप नहीं समझे। फूट का मतलब कि जो मायावती जी के तरफ, क्योंकि एक थोड़ा सा पीछे फूट से मतलब हमारा जोड़ तोड़ से है, ये जोड़ तोड़ की हम बात ही क्यों करते हैं? नहीं, हम जोड़ तोड़ की बात नहीं कर रहे रविंद्र जी। 77 में इमरजेंसी लगी थी, उस समय जगजीवन राम जी के लिए एक नारा लगता था कि जगजीवन राम की आंधी में उड़ जाएंगी इंदिरा गांधी, ऐसा कुछ नारा लगा था, उनको प्रधानमंत्री बनना था, वो नहीं बन पाए। लेकिन काशीराम जी ने कुछ ऐसा जोड़ तोड़ किया जो आपने कहा कि वो दलितों के नेता बन गए, जगजीवन राम जी नहीं बन पाए थे, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने, उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। ये उस समय से कांग्रेस के पक्ष में ये सारा वोट बैंक था, और ये लोग जो मैंने शब्द यूज किया वोट बैंक था, कांग्रेस उसको वोट बैंक की तरह यूज करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की तरह यूज नहीं करती है, और जो ये हमने कहा ना कि फूट पड़ी हुई है, तो जो लोग इस समय समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारी एक ऐसी पार्टी है, वो हमारे तरफ आए हैं, और आगे आने वालों का क्रम गैर जाटों में जैसे पासी जाती है और वाल्मीकि जाती है, इन लोगों का हमारे तरफ ध्यान आकर्षण हुआ है, ये हमारे तरफ आए हैं। अगर ऐसा होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी जैसे नेता क्यों टूट कर जाते हैं? है तो हमारे साथ है ना, हम तो कह रहे हैं कि गैर जाटव तो हमारे पास है ही है, भानुक है, मुसहर है, ये बहुत कम संख्या में है, ये लोग भी हमारे साथ हैं।
क्योंकि ये इनकी पिछड़ी जातियां हैं। कुछ जाते वोट अभी भी मायावती जी के पास है, समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, उसका भी कांग्रेस के हाथ से एकदम खत्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस देखिए उत्तर प्रदेश में 2% वोट पर सिमट गई है। इस समय कौन बचा है? भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सभी आस्था दिखा रहे हैं। दलित इस समय मायावती को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आस्था दिखा रहे हैं, क्योंकि हम सभी जन लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं जो सबके लिए। हम कहीं न बांटने के न काटने के पक्ष में है, हम सबका विकास सबका साथ को लेकर करना चाहते हैं। ठीक है। अभिमन्यु त्यागी जी, हम वो कोट फिर से हम दोहरा देना चाहते हैं ताकि जब आप आगे बढ़ें, क्योंकि दलितों की, ओबीसी की सब लोग बात करते हैं, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और होती है। मनमोहन सिंह का था, आई एश्योर यू दैट कैबिनेट विल टेक अ डिसीजन शॉर्टली। जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेने जा रही कैबिनेट, लेकिन कभी आया नहीं इस तरह का डिसीजन। और इसीलिए है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी को जुमलों की सरकार कह सकते हैं, तो फिर आपके ऊपर भी सवाल यही खड़े होते हैं कि सिर्फ बातें ही रही तो बातें हैं, बातों में क्या, जितनी चाहे बातें कर लें। रविंद्र जी देखिए, अगर कहीं काम करने की बात है, कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। काम पर इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने काम हम अभी तो बात कर रहे हैं, हम सर उस वोट बैंक की बात कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, काम की देखिए, काम की बात नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं उस तबके की, उस तबके की बात कर रहे हैं ना, उस तबके को लेकर बोलिए ना। अब हम नहीं है, 8 साल हो गए हम लोगों को सत्ता से बाहर। हाँ, तो कम से कम उस वोट बैंक के लिए आपने किया क्या, ये तो बता दीजिए जी। उस वोट बैंक के लिए क्या किया आपने? हम उस वोट बैंक के बारे में तो बता रहे हैं शुरू से। हाँ। कि शिक्षा का अधिकार नहीं था, साथ बैठ के धन्ना सेठ के बच्चे के साथ गरीब का, किसान का, दलित बच्चा, किसान के बच्चे साथ बैठ के पढ़ने लगा। गांव में सीएचसी पीएचसी अस्पताल पहुंच गए। प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई आज भी इलाज कराएगा लाखों का बिल आता है, सरकारी अस्पताल में 1 रुपए की पर्चा है। आज भी मेडिकल कॉलेज की फीस 7,500 रुपए सालाना है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। ये कांग्रेस पार्टी ने तो किया है, और सबसे ज्यादा लाभ जो मिला है वो दलित समाज को, पिछड़े को, वंचित को। शरद पवार जी की वो बात याद आ गई, इसके अलावा पक्के मकान बना के दिए, इंदिरा गांधी आवासीय योजना का दिया, पीडीएस जिसके बारे में हमारे शाहिद साहब भी बता रहे थे, भोजन हमने अनाज दिया है, वो सब कांग्रेस पार्टी ने चालू किया। इसके अलावा देखिए, स्वावलंबन का कार्य किया, मनरेगा को लेकर आए, मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। जहां तो कमियां रही, आप ये जो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या बाकी दल कहते हैं कि कांग्रेस फूट डालती है। किसमें फूट डाल दी हमने? अगर काम करना फूट डालना है, हाँ। इनकी नीयत पे, इनकी बातों पे, इनके तो क्यों नहीं कराई आपने? जनगणना आप ही करवा लेते हैं। अगर हम उसमें फूट डालने हैं तो यह तो अच्छी बात है, जोड़ने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। तो जनगणना आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हुई? मुद्दों पर लड़ते हैं चुनाव। जनगणना हो जानी चाहिए थी ना, आपके कार्यकाल में ही हो जाती, कम से कम आज उनके सामने पेचीदी स्थिति नहीं होती। तो अब हो जानी चाहिए, इसमें तो देर आए दुरुस्त आए, इनको चालू कर देना चाहिए। तो जो इस वोट बैंक में सेंध लगाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, वो तो साफ हो जाएगी। आपके पास बचेगा क्या? देखिए, आपके पास क्या रणनीति होगी उनके लिए? आपके पास तो कोई रणनीति नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं पुराने जमींदार की तरह आप पुरानी बातें लेकर उनके पास पहुंचेंगे। आपको साथ लेकर काम करती है। हम कभी टारगेट बेस्ड जोड़ तोड़ का काम नहीं करते कि डाटा इतना, मैं इनकी कैलकुलेशन समझ रहा था साई साहब की, मैं जानना भी चाह रहा था किस तरह से ये लोग जातियों में जाति ढूंढते हैं और साजिश रचते हैं। देखिए इनकी क्या कैलकुलेशन है, जोड़ तोड़ की जो राजनीति है इनकी, ऐसी नहीं होनी चाहिए, इनको काम करना चाहिए। हम तो कहते हैं मुख्य धारा में लेकर आइए। अगर गाँव का कोई गरीब है, चाहे वो अगड़ा भी है, आपको मुख्य धारा में लाना चाहिए। उसमें क्या जोड़ तोड़ आप लोग ढूंढ रहे हैं? काम करना चाहिए। आप लोग तो आप सत्ता में बैठे हुए हैं, दलित समाज के लिए ऐसी क्या योजना है जो आप लेकर आए हैं? शाही साहब आप ये बताएं। हम ज्ञान नहीं समझेंगे कि आपके पास कोई नई योजना थी, और दलित समाज को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। मनमोहन जी की सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, आप देखिए अभिमन्यु जी, 40 करोड़ से अभिमन्यु जी को राशन दे रहे हैं, उस पर पीठ तप आ रही है। बड़ी शर्मनाक बात है ये तो। अभिमन्यु जी, आप बताइए कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके गए? अभिमन्यु जी, एक मिनट। अभिमन्यु जी, अगर कोई व्यक्ति आके आपसे बोलता है कि भैया आप रिपोर्ट कार्ड दिखाइए इस मुद्दे पर, आप कह रहे हैं बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड देख लो, आप अपना रिपोर्ट कार्ड तो बताइए सर। हम तो अपना बता रहे हैं साहब, हम तो कह रहे हैं कि जो मैं ये कह रहा हूं, नहीं आपने सवाल तो सुन लीजिए, क्या बताएं? साहब जी ने भी उसका बारे में सवाल तो सुनिए, सवाल खुद हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने भी कहा है। ठीक है, सवाल तो सुनिए। पार्टी ने ये काम किए हैं। अभिमन्यु जी, सवाल योजना कांग्रेस बिना सवाल के क्या जवाब देंगे आप? फिर तो ऐसा है कि एक रैली हो रही है, आप संबोधन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
मैं सिर्फ ये पूछ तो रहा हूँ। आप सवाल तो पूछिए ना, ऐसी कोई तो बात आप बताइए पूछने- कि जो हम कोई योजना लाए हो फेल हो गई हो। हाँ, तो आप बताइए मनरेगा ना लाए हो हम। ठीक, मैं ही तो कहना चाह रहा हूँ। वो तो अपना दलित कनेक्ट गांव-गांव जा रहे हैं। 75 गांव की उन्होंने रणनीति बनाई है, 15,000 गांव की, माफ कीजिएगा, 75 जिले 15,000 गांव। उनकी रणनीति बहुत स्पष्ट है, जा रही हैं, अपनी रणनीति बता रहे हैं। आप जब जाएंगे, आने वाला समय 2024 का है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति का, हर तबके का अपना स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना तो इंसान रह नहीं सकता। जब आप जाएंगे तो क्या उन्हें कहेंगे ताकि आपका जो वोट बैंक है वो वापस आ जाए? आप कैसे छीनेंगे भारतीय जनता पार्टी से? रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी जोड़ तोड़ की ये वाली राजनीति नहीं करती। अरे हम जोड़ने तोड़ने की बात कर ही नहीं रहे सर, आप कहाँ जा चुनाव रहे हुए हैं? हैं, मैं अपनी बात भी पूरी कर लूं, आपने क्योंकि क्वेश्चन कर लिया है। हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलित समाज से ही हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है ब्रजलाल खाबरी जी, वो भी दलित समाज से हैं। पश्चिमी यूपी के प्रभारी हैं प्रदीप नरवाल जी, वो भी दलित समाज से हैं। लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी लगातार गांव-गांव कांग्रेस पार्टी गई, जिससे कि उत्तर प्रदेश में हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस थे। उसका रिजल्ट मिला। कौन से गांव में अब गए हाथ से भाई? हाथ जोड़ो एक नई मुहिम चालू होने वाली है 26 जनवरी से, उसके लिए भी तैयारी चालू है कि हम लड़की हो, उस लड़की यात्रा होगा, का नारा पैगाम प्रियंका जी देकर लोग चली गई, तक, पंजाब में बूथ नहीं था वो तक, नारा। ग्राम पंचायत तक ले जाए। अश्विनी पूछ रहे कौन से गांव में गए उत्तर प्रदेश के? कौन से गांव में गए हैं? हाँ। वो तो भीड़ ने बता दिया साहब। आप भी जाते, लोनी में जाते, मंडोला गए हैं, मंडोला जी को गए, पता होगा कौन आप से गांव में देखिए, गए हैं, जोशी जी खेखड़ा में ज्यादा गए जानते हैं, हैं। बड़ौद गए, एलम गांव गए, शामली के उसमें गए। देखिए कितने थे, लाखों लाखों लोग थे। अगर आपको उस समय काला चश्मा लगा रखा था तो वो अलग बात है। लाखों लोग पदयात्रा में थे। और ठीक है। आगे उसकी जो अगली कड़ी है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, देखिए- वो 3 स्तर पे चलेगी, एक ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, एक प्रदेश स्तर पर। उसमें भी आपको दिखेगा कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अब छोटे दल भी आपको चुनौती दे रहे हैं, विशेष तौर पर हम कांग्रेस की बात करें, लेकिन राष्ट्रीय दलों को चुनौती देते छोटे दल नजर आ रहे हैं और वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भुवन जी, ये देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। आपका एक फैक्टर था, बहुत चला था, MY फैक्टर को लेकर अक्सर घेरा जाता था। भारतीय जनता पार्टी उसकी काट लाई, नॉन यादव प्लस अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इस तरह की अब रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, जिसकी काट आप लोगों के पास भी नहीं है। तो क्या ऐसे में लगता है कि आपके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप एक बड़े विपक्षी दल के रूप में वहां पर हैं? रविंदर जी, मैं 2 मिनट में अपनी बातों को समापन कर दूंगा, क्योंकि मुझे समय कम मिला, आप भी मानते हैं इस बात को। पहले तो मैं अपने प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की बात को बताना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि जो फूट डालो और शासन करो की इनकी नीति रही है। और अभी अभी आप प्रदेश और देश देख पा रहे हैं कि मुस्लिमों को भी ये पसमानदा समाज के नाम से बांटने का काम करा। यही नीति और नियत से भारतीय जनता पार्टी चलती है। आरक्षण छीनने का भी इनका भरसक प्रयास हुआ। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, जो आज हाईकोर्ट का अगर आदेश को आपने पढ़ा होगा रविंदर जी, और हमारा बहस भी कर चुके हैं, हाईकोर्ट ने कहा था कि आप तत्काल चुनाव कराइए। निश्चित तौर पे एक सोची समझी साजिश थी, हम लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट गए और निश्चित तौर पे ये सरकार बैकफुट में आई। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने और बढ़कर बात कही, उन्होंने कहा था कि आरक्षण की लड़ाई में ओबीसी के साथ है, अगर SC ST के भी आरक्षण छीनने की बात आई तो हम लोग सदन और इसके साथ साथ माननीय न्यायालय की शरण में भी जाएंगे, जिस दिशा में ये लोग काम करने की बात करते हैं। और दूसरा आपको विषय मैं बहुत क्लियर करता हूं, जिसमें आज आपने बहस चलाई है, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, हमारे से लिए अनुसूचित जाति और जनजाति वोट का माध्यम नहीं है। हम लोग उस आखिरी घर में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उस आखिरी घड़े पंक्ति में व्यक्ति के घर में भी दिया जलाने चाहते हैं, जहां वर्षों से अंधेरा। इस सोच के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। लेकिन वो दिखे भी तो, आपके वोट बैंक में तो सेंधी लग गई, भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। रणनीति क्या होगी अगर वो गांव-गांव जा रहे हैं? उन्होंने 75 जिलों 15,000 गांव की रणनीति बनाई, तो आपके पास क्या रणनीति है दलितों के लिए, ओबीसी के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि MY का जो फैक्टर है, अब वो महिला और युवा बन चुका है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का आह्वान करा। मतलब यानी आपने उस बात पर मोहर रखवाई कि MY जैसा कोई फैक्टर था? हमने निश्चित तौर पे कहा जो नई सपा है आपने रविंद्र जी का हलवा दिया, भुवन जी महिला और वाई का मतलब युवा है। ये मिल के उत्तर प्रदेश की तकदीर बनेगी। ये भुवन जी रविंद्र जी जो है आराम से हलवा ले गए। तहजीब है, उसकी लड़ाई को लड़ने का मैनपुरी मॉडल को
देश का मॉडल बनेगा। ये बात हमारे नेता ने कहा, इस दिशा में पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो जो आरोप आपसे लगते रहे उसको आपने स्वीकार कर लिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हमने बोला MY, ये तो हमारे विरोधी लोग लगाते हैं। हमने कहा ना MY का मतलब हमारे लिए महिला और युवा है, ये मिलकर उत्तर नहीं, आपके मुंह से तो निकल गया कि अब वो बन चुका है महिला युवा। हमारे यहाँ तो मोदी योगी है, लेकिन आपके यहाँ महिला युवा बन गया है। देखिए आज इस तौर पे हम देखिए रविंद्र जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है इस समय पूरे देश में, जिसके पास 2019 में, वो 14 में हमारे पास 24% दलित वोट था, और जो बढ़ा 10%, 2019 में 34% वोट हुआ हमारे पास। तो सबसे बड़ी दलितों की हितैषी पार्टी है, जिसमें दलित भरोसा करते हैं। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। 34% वोट हमारे पास 19 में था। तो आज हमारे जो योजनाएं हैं, हमारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी के प्रति आस्था जो है दलितों की बढ़ी है। तो इसलिए समाज में जो टूटन का आरोप था, ये लगा रहे हैं कि ये टूटो राज करो, वो नहीं है। सबका आशीर्वाद मिला है, तब इतनी सीटें हमको मिली हैं। 303 सीटें ऐसे नहीं मिलती हैं। तो उस समय हमको 24% वोट मिला था। तो ये सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है, सबका आशीर्वाद हमको मिला है, तब जाकर इतनी सीटें देश में और इतनी उत्तर प्रदेश में मिली। ठीक है प्रोफेसर पवन मिश्रा जी, ये जो राजनीति है, क्योंकि कुछ समय तक तो ठीक चलती, लेकिन 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई तो सारा चुनाव अलग तरह से होने लगा। वो सबकी रणनीति बिगड़ गई। जो पुराने ढर्रे पर चले आए थे कि चेहरा देखकर आगे वोट दिया जाता है, कुछ लोग कहते थे जातिगत समीकरण के आधार पर वोट दिया जाता है, वो सारे समीकरण बदल गए क्या अब? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का उभार है खासकर 2014 और उसके बाद का, उसमें जो उनका अपना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक विजन है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उनका कार्यकर्ता उस विजन के साथ कनेक्टेड है, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि ये जो जातिगत राजनीतिक समीकरण है जाति और राजनीति के, 2014 के बाद ये और थोड़े से अलग तरीके से आए और अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने कोशिश की, जैसे जाटव बनाम गैर जाटव, यादव के अलावा जो ओबीसी वोट, इस तरह के इक्वेशन बड़े स्वाभाविक रूप से सतह पर आने लगे। हर दल ने कोशिश की अपने अपने हिसाब से, और चाहे वो महिला और युवा कहने वाले दल हों और चाहे किसी और नाम से लेने वाले दल हों, जातिगत राजनीति का तो वहां पर एक पहचान बनती चलेगी। लगभग हर दल, कोई दल इससे अछूता नहीं। तो ये दूसरी खास बात है। और तीसरा ये है कि जैसा मैंने पिछली डिबेट में भी, अगर आपको याद हो, कि जो कांग्रेस की एक पोजीशन एक जमाने में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की थी 1977 तक, वही पोजीशन बीजेपी और मोदी जी की हो चुकी है। तो बाकी सारे दलों में एक किस्म की छटपटाहट है कि अपनी खो चुकी जमीन को कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए तमाम इक्वेशन सरपट पर आ रहे हैं। जैसे आपने शुरुआत में चंद्रशेखर जी का नाम लिया, तो चंद्रशेखर जी के साथ सपा का गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव में होते होते रह गया था। बड़ा हल्ला था कि होगा, अब की बात भी ऐसा सुनने में आ रहा। लेकिन अब ये छटपटाहट लगभग सारे दलों में है। बीजेपी से अलग कुछ दल हुए चुनाव के पहले, कुछ चुनाव के बाद, छोटी छोटी पार्टियां जो थी 2-4 सीटों वाली, तो ये लगभग सारे दलों में छटपटाहट है। कभी कोई इधर जा रहा है, कभी कोई उधर जा रहा है। 2024 के थोड़ा पहले ये पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी कि कास्ट वाइज इक्वेशन किस दल के फेवर में किस रूप में जा रहा है। तो क्या लगता है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी से कुछ नेता जो है छिटक कर दूर हो गए थे, वो वापस ही कर सकते हैं? तभी हमने नाम लिया स्वामी प्रसाद मौर्य का लिया। ओपी राजभर से तो बातचीत चल ही रही है, जिस तरह की बात हुई है अभी, धर्म सिंह की बात हुई, सैनी साहब की बात हुई। जो भी राजनीतिक दल हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए कोशिश करना उनका एक धर्म है। मैं किसी नेता विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये उठापटक चलती रहेगी, न केवल 2024 बल्कि उसके बाद भी। 2024 के भी सत्ता के समीकरण ये दिखाएंगे कि उसके बाद भी लोगों का आना और जाना, हो सकता है कुछ पहले से हो वो चले जाएं, हो सकता है कुछ नए लोग और जुड़ जाएं, और चमत्कारी ढंग से इक्वेशन बदल भी सकते हैं। ये तो चलता रहेगा। ठीक, जोशी साहब, आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। राजभर, अगर आप हितैषी थे तो राजभर को अपने साथ रखते हैं, वो भी आपसे छिटक कर दूर हो गए। धीरे धीरे करके इसी तरह से आपसे बाकी नेता ना तोड़ लिए जाएं। देखिए, हमारे जो पुराना अलायंस है राष्ट्रीय लोकदल का लगातार चल रहा है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगातार। तो वो नीति कहाँ गई आपकी? बोल रहे हैं, वो नीति कहाँ गई जिसमें सभी दलों को एक साथ लेकर आने की बात कही गई थी? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पढ़ने लगे, उनको आप अपने साथ कैसे रख सकते हैं? देश और प्रदेश भी समझ रहा है कि जो मौसम के अनुसार
अपना गठबंधन बदलते देश और प्रदेश से उसको दिया है। अभी आप देखिए ना मैनपुरी में क्या हुआ है, मैनपुरी ने जो नफरत की राजनीति का अंत कर दिया है और सारे जाति बिरादरी के बंधन को तोड़ के बंदे डिम्पल जी को सपोर्ट करा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलाव के दिशा की ओर काम कर रही है। लेकिन उनको कैसे मनाएंगे? राजभर जी चले गए, उनको वापस लेंगे अगर कुछ ऐसी बात बनती है, और बात क्यों नहीं बन पाई उनसे आपकी? देखिए मैं कहना चाहता हूँ वापस लेना ना लेना ना तो मैं कर सकता हूँ, ना सुनी जी कर सकता है, आला कमान करता है। लेकिन निश्चित तौर पे राजनीति में आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक सार्वजनिक जीवन आपका होता है। नहीं, आपने तो देखिए आपके अखिलेश यादव ने तो मायावती जी के साथ भी गठबंधन करने की कोशिश की, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसके बाद आप बाकी दलों को साथ लेकर आए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसके बाद आप कांग्रेस के साथ गए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? रविंद्र जी, हम सब लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। हम लोग राजनीति के हम ज्योतिष नहीं है कोई भी, हम लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं। निश्चित तौर पर भविष्य में क्या हो जाएगा ये तो ज्योतिष बता सकते हैं या अन्य लोग बता सकते हैं। हमारा काम तो इतना है कि पार्टी किस दिशा में काम कर रही है वो आप लोगों को बताने का, देश और प्रदेश को बताने का, वो लोग कामों में ईमानदारी से करते हैं। जी पवन जी, आखिरी टिप्पणी एक आपसे चाहेंगे कि आप जो बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, हम बात करते हैं सबका साथ विकास की, असल में आपको क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो कितना आपको सही और लाजमी नजर आती है? और क्या लगता है कि कांग्रेस है, बीएसपी है और समाजवादी पार्टी है, ये इस दल में सेंध लगा पाएंगी या इनके लिए ज्यादा चुनौती बड़ी चुनौती है? दोनों में से किसके पास चुनौती ज्यादा है? कोई भी दल आधिकारिक रूप से जो बयान देता है वो बयान यही देता है कि हम सबका साथ लेंगे और सबका विकास करेंगे, और बीजेपी अपनी रणनीति में सफल होती दिख रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चुनौतियां गैर बीजेपी दलों के लिए ज्यादा होंगी बजाय बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी के साथ एक खासियत ये है कि इनका संगठन जो पहले से ही मजबूत था वो और मजबूत हुआ है। दो राय नहीं कि सत्ता प्राप्ति के बाद संगठन का इनका विस्तार हुआ है। जैसे अभी आपने कहा कि दलित गांवों को कनेक्ट करने की जो रणनीति है, अभी बाकी दल सोच रहे हैं कि हम किससे गठबंधन करेंगे, और बीजेपी जमीन पर आ चुकी है। और जो ये एक क्वालिटेटिव डिफरेंस है बीजेपी के संगठन का बाकी दलों के साथ, और बाकी दलों को अगर चुनौती देनी है तो उन्हें कहीं ना कहीं इस पर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बीजेपी की रणनीति की काट निकालना आसान काम नहीं है, बाकी दलों के सामने बड़ी चुनौती है, ये कहना है प्रोफेसर पवन मिश्रा जी का, जिस तरह से उन्होंने सारी चीजों का आकलन किया है। अब देखना यह कि बाकी दल बीजेपी की इस रणनीति से कैसे निपट पाएंगे, क्योंकि अब तो सबके सामने अपना अपना वजूद बचाए रखने की चुनौती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।